नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने वाले हैं। जैसा कि हम कंटिन्यूअस पोस्टमार्टम की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप आगे के प्रैक्टिस सेट 5 जो करा चुके हैं हम उनको देख लीजिए, जिससे कि आपको कुछ बेनिफिट हो। जैसा कि हम हर प्रैक्टिस सेट के अंदर जो भी हम 55 प्रश्न करते हैं, 50 प्रश्न हमारे जीएस के रहते हैं और 5 प्रश्न हमारे हिंदी के रहते हैं। और इसके अलावा हमारे जो ऑप्शन होते हैं हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आज भी हम वही चीज़ इसमें करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आपको इस प्रैक्टिस सेट में काफ़ी मज़ा आने वाला है और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं जो कि आपको यूपी पैट में डायरेक्ट देख रखे हुए मिलेंगे। ठीक है, और इसी प्रैक्टिस सेटों से यूपी पैट का जो एग्ज़ाम है वो फूटने वाला है। ठीक है, तो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलते हैं हम प्रैक्टिस सेट नंबर अपने 6 पर। तो अब हम अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो देखो, प्रश्न नंबर पहला दिया है, इसको मैच करना है, मिलान वाला प्रश्न है ये। तो बहुत सिंपल प्रश्न है पहला ही, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो अब देखो, इसको ध्यान से देखें। तो इसको एक साइड के ये देखो ABCD, ये आपको नंबर से मिलाने। तो भारत शासन अधिनियम अगर आपने थोड़ा सा ही पढ़ा है तो तुरंत लगा दोगे। इसका क्या हो जाएगा, इसका पहला, तो पहला हो गया पहले का। दूसरा क्रिप्स मिशन आया था 1942, तो इसका क्या हो जाएगा 4। अगर अगस्त प्रस्ताव तो यह आता है B, मतलब 1940, और बेबीलोनिया 1945। तो तीसरे का क्या हो जाएगा दूसरा, और चौथे का हो जाएगा तीसरा। तो इसका मतलब हो गया 1423। तो 1423, तो 1423 दिया है, ऑप्शन नंबर B, आंसर क्या हो जाएगा B। अब देखो, थोड़ा सा एक दो प्रश्न और देख लेते हैं इन्हीं ऑप्शनों से जुड़े हुए। तो देखो, भारत शासन अधिनियम की बात की जाए तो यहाँ से ये पूछ सकता है कि इस अधिनियम के अंदर अनुसूची कितनी थी। क्या पूछे, अनुसूची कितनी थी, तो आंसर लगाना है 10। क्या लगाना है 10। अगर ये पूछे कि इसमें अनुच्छेद कितने थे, कितने अनुच्छेद, तो अनुच्छेद पर लगाना है 321। कितना लगाना है 321। इसके अलावा यहाँ पर 2 घटना घटित हुई हैं, उनको सुन लो बस आप, कि केंद्र में द्वंद्व शासन की प्रणाली यहाँ से स्टार्ट हुई। दूसरा पॉइंट, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार हुआ। किसका हुआ, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। तो एक बार फिर से सुनो, चारों प्रश्नों को इंपॉर्टेंट हैं। अगर अनुच्छेद पूछे तो 10 लगाना है, अगर अनुसूची पूछे तो 10 लगाना है, अनुच्छेद पूछे तो 321 लगाना है। अगर आपसे ये पूछे कि इसमें कौन सी प्रणाली स्टार्ट हुई, तो केंद्र में द्वंद्व शासन। और एक चौथा पॉइंट बताया, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार हुआ। ठीक है, इन चारों पॉइंटों को। इसके अलावा अगर हम क्रिप्स मिशन की बात की जाए तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। इसी समय पर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन किसने स्टार्ट किया था, तो महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, कब किया था, तो जिसकी डेट पूछ लेता है तो 9 अगस्त 1942, इसको याद रखना। अब देखो, ये भारत छोड़ो जो आंदोलन है, ये नारा पूछे तो आंसर ये आ जाएगा महात्मा गांधी। लेकिन ये पूछेगा ये लिखा किसने, तो लिखा किसने। तो देखो, इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन लिखा किसने, तो इसका आंसर आ जाएगा यूसुफ मेहर अली। तो इसे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने लिखा, यूसुफ मेहर अली। ये गलती बहुत होगी, अगर ये पेपर में आ गया तो सब लोग महात्मा गांधी लगाएंगे और आंसर क्या होगा, यूसुफ मेहर अली। ठीक है, तो इसके अलावा देखो, और थोड़ा सा हम डिस्कशन करें इसके ऑप्शन की तरफ। तो एक ऑप्शन और बचा, अगस्त प्रस्ताव। ये पूछता है अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव किसके शासन में आया, तो आया तो 1940 में, लेकिन कौन उस समय वो था जो गवर्नर था, तो उसका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, ये व्यक्ति था उस समय। इसने क्या क्या किया था, इसने मुसलमान जो लोग थे उनके लिए इन्होंने ये बोला था कि हम अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे। अगर समझौता करते हैं भारत और ब्रिटिश सरकार के बीच में, तो आप कोई भी मतलब टेंशन न लें। ठीक है, तो इसलिए इसने घोषणा की थी अगस्त प्रस्ताव की। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर, इसका आंसर हो जाएगा B। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया। तो देखो, बहुत सिंपल प्रश्न है ये भी, लग तो टफ रहा होगा लेकिन सिंपल ही है। एक वर्ष का स्वराज का नारा किसने दिया, क्या दांडी मार्च के समय, बिल्कुल गलत है। क्या असहयोग आंदोलन के समय दिया था, तो ये बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा इसका B। अब देखो, दांडी मार्च आ गया तो ये अभी लेखपाल में जो पेपर हुआ है उसमें एक प्रश्न पूछा गया था दांडी मार्च से, कि दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया गया था। तो देखो, शुरू किया गया तो कहाँ, कब शुरू किया गया, तो आंसर आएगा देखो 12 मार्च 1930 में। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, गुजरात के साबरमती आश्रम से। कहाँ से, साबरमती आश्रम से, याद रखना है। और ये ख़त्म कहाँ किया था, तो ख़त्म किया था डांडी में। कहाँ किया था, डांडी में ही।
तो डांडी में ख़त्म किया कब किया, तो ये किया था तुम्हारे 6 अप्रैल 1930 को। तो इसको याद रखना, ये 24 दिन चली थी ये, ठीक है, इनकी यात्रा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यहाँ से दांडी मार्च से। इसके अलावा देखो दूसरा ऑप्शन देखें तो इसमें दिया असहयोग आंदोलन। तो ये भी पूछ लेता है प्रश्न में कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था। तो ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा, अगर नहीं पता तो आप एक नंबर से पीछे हो, इसको ध्यान रख लो। 1 अगस्त 1920 क्या आ जाएगा, 1 अगस्त 1920 ध्यान रखना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात किया तो मैंने अभी तुरंत बताया कि जहाँ पर डांडी मार्च खत्म किया वहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 6 अप्रैल 1930 में, ठीक है। और इसको समाप्त करने के लिए इरविन समझौता भी हुआ था। जो इरविन समझौता हुआ था उसको भी याद रखना कि 4 मार्च 1931 को इरविन समझौता हुआ, जिसमें ये सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म कर दिया, मतलब समाप्त कर दिया, ठीक है, स्थगित करने के लिए हुआ था ये। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 में। तो इसका दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, बी। प्रश्न नंबर 3, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो देखो ये भी प्रश्न अच्छा है। तो रॉलेट एक्ट पास हुआ था, ये पूछ लेता पहले रॉलेट कब आया, तो 1919 में आया रॉलेट एक्ट, याद रखना। इसी समय जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ था। अब देखो ये पूछ रहा है कौन उस समय वायसराय था। तो वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसी के शासन में एक और घटना थोड़ी सी अच्छी है, मतलब वो शिक्षा पर आधारित है। तो ये पूछेगा कि शिक्षा पर एक आयोग आया था इसके समय में। तो शिक्षा पर आयोग कौन सा आया था, तो उसका नाम तुमने अगर सुना, सैडलर आयोग। कौन सा, सैडलर आयोग। तो इसको भी याद रख सकते हो कि अगर ये पूछे कि चेम्सफोर्ड की, मतलब ऐसे पूछ लेगा सैडलर आयोग किसके समय शासन में आया, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगर लॉर्ड इरविन की बात की जाए कि लॉर्ड इरविन के समय शासन में क्या हुआ, तो इसके में वो आया था साइमन कमीशन। क्या आया, साइमन कमीशन 1928 में, ठीक है। इसके अलावा लॉर्ड रीडिंग की बात की जाए तो यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है लॉर्ड रीडिंग, यहाँ से इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ लॉर्ड रीडिंग में। तो लॉर्ड रीडिंग में के समय में 1921 में एक युद्ध हुआ, मतलब एक वो हुआ था विद्रोह, मोपला। क्या हुआ था, मोपला विद्रोह। पेपर में डायरेक्ट पूछ लेगा कि मोपला विद्रोह कब हुआ, तो आंसर क्या आएगा, 1921। अगर ये पूछ लेगा मोपला विद्रोह कहाँ हुआ, तो आंसर क्या आएगा, केरल। इसको नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये पेपर की दृष्टि से, ठीक है। इसके अलावा अगर लॉर्ड बेविल बचा, ये वाला लॉर्ड बेविल, कौन बचा, लॉर्ड बेविल। तो लॉर्ड बेविल के समय शासन में एक वो आया था कैबिनेट मिशन। कौन आया, कैबिनेट। ये तो सभी लोगों को पता होगा कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में, जिसमें 3 लोग थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित सत्याग्रह में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया है। तो इसमें 4 ऑप्शन में से तुम्हें एक ऐसा ऑप्शन बताना है जो महात्मा गांधी ने उसमें हिस्सा नहीं लिया है। तो देखो भारत छोड़ो आंदोलन सबने सुना है, अभी बताया भी था, 9 अगस्त 1942। क्या लगा हुआ है, 1942। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी बता दिया मैंने, 6 अप्रैल 1930, ठीक है, जो महात्मा गांधी का ही है। खेड़ा, इसकी भी डेट याद रखना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेगा पेपर में कि खेड़ा। तो खेड़ा हुआ था 1918 में। कब हुआ था, 1918 में। लेकिन बारदोली सत्याग्रह ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और कब किया था, 1928 में। अब इसमें हुआ क्या था, मतलब ये सब बारदोली सत्याग्रह में जो किसान लोग आंदोलन कर रहे थे तो उनका नेतृत्व किया था किन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ऐसा करके याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 5, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। देखो ये इसके प्रश्न के अंदर ही प्रश्न छुपा हुआ है, इसको याद रखना। डायरेक्ट ये पूछता है पेपर में, ये कई बार पूछी गई है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई। तो आंसर क्या आएगा, 1784। कहाँ पर हुई, तो कलकत्ता में। इसमें जो पूछा किसने की, तो आंसर क्या आएगा, विलियम जोन्स। इसको याद रखना। अब देखो एक ऑप्शन दिया जोनाथन डक्कन, तो इससे भी रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन सुन लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जोनाथन डक्कन ने 1782 के अंदर और कौन सी जगह थी, बनारस। कौन सी थी, बनारस। तो बनारस के अंदर इन्होंने एक संस्कृत विद्यालय स्थापित किया था। कौन सा, संस्कृत विद्यालय। तो इसको याद रखना, ये संस्कृत विद्यालय किसने स्थापित किया 1782 में, जोनाथन डक्कन ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा वारेन हेस्टिंग ये बचता है। ये देखो ये इंपॉर्टेंट यही प्रश्न है कि अगर आपसे ये पूछे बंगाल का पहला गवर्नर बताओ, बंगाल का पहला गवर्नर, तो आंसर आएगा रॉबर्ट क्लाइव। क्या आएगा, रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन जब पूछे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या पूछेगा, गवर्नर जनरल। ये शब्द लग जाएगा कि भारत का प्रथम, वो भारत का नहीं सॉरी, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। तो आंसर क्या आएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। इसको याद रखना। केवल ये पूछे बंगाल का गवर्नर सबसे पहला कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। और अगर ये पूछे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो आंसर आएगा वारेन हेस्टिंग। इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6,
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो इनका अगर तुम्हें टाइम पीरियड पता है सभी का तो इसको आंसर को तुम तुरंत सॉल्व कर लोगे और काफ़ी सिंपल प्रश्न है वैसे देखा जाए तो। देखो सबने पढ़ा होगा कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के, ठीक है। और ये भी सेम उसी के बीच में हुआ, लेकिन ये हुआ था 1539, 1 साल पहले। पहले हुआ था चौसा, फिर हुआ कन्नौज। दोनों युद्ध हुए थे हुमायूं और शेरशाह के बीच में। तीसरा ऑप्शन दिया तालीकोट है, ये ज़्यादातर लोगों को कम पता होगा तो इसको ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी 1565 में। कब हुआ था? 1565 में। ये विजय साम्राज्य का पतन हुआ इसमें। अगर खानवा की बात किया तो सबने पढ़ा हुआ, पानीपत, खानवा, घाघरा, चंदेरी, ठीक है, ये बाबर के थे। तो ये युद्ध हुआ था 1527 में। कब हुआ था? 1527 में। अगर ये पूछे खानवा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ तो ये हुआ था बाबर प्लस राणा सांगा। किसके बीच में हुआ? बाबर प्लस राणा सांगा, ठीक है, इसको याद रखना। तो अब हम इसको कालानुक्रम अगर लगाएं से तो देखो सबसे पहले 27 आ रहा है, 1527। तो पहले कौन सा आएगा? पहले आएगा 4। कौन सा आएगा पहले? तो पहले आएगा तुम्हें 4, ठीक है, इसको याद रखना है। पहले 4 आएगा। 4 के बाद अगर ध्यान से देखें तो देखो पहले 39 आ रहा है तो इसका मतलब दूसरा आएगा। फिर इसके बाद 1540 तो पहला आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो इसमें लिख रहा है 1530 आ जाएगा। तो आंसर होगा हमारा 42-13। इसको याद रखना, क्या आएगा? 42-13। तो इसके ऑप्शन ऊपर दिए हैं 42-13। तो इसमें देखो 42-13 कौन सा दिख रहा है? 42-13। तो 42-13 ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आंसर लगा दो ए। क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज देखो कौन थे। तो देखो ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक ही है। अष्ट दिग्गज की बात कर रहा है, क्या 8 मंत्री? तो ये तो गलत है। 8 तेलुगु का भी यही है, 8 महीने सेना ये गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। इसके अलावा देखो ये तुम्हें एक क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट याद रखने हैं ऐसे, तो वो कौन कौन से इनको नोट करो। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछता है कि इन्होंने तेलुगु में एक रचना करी है, तो रचना किसी करी है? तो इन्होंने करी है अमुक्त। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अमुक्त, अमुक्त माल्याद, क्या बोलते हैं उसे? अमुक्त माल्याद। तो इसको याद रखना, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, अमुक्त माल्याद, ठीक है, ये यहाँ पर द। तो क्या हो जाएगा? अमुक्त माल्याद कौन सी भाषा में लिखी है? तो भाषा रही है तेलुगु। और तेलुगु भाषा कहाँ बोली जाती है? तो आंध्र प्रदेश में। तो पहली तो इनकी रचना जी होगी, ठीक है। दूसरी इन्होंने एक और लिखी थी संस्कृत में। कौन सी लिखी? संस्कृत में। तो संस्कृत में कौन सी लिखी? तो संस्कृत में लिखी थी जाम्बवती। कौन सी लिखी थी? जाम्बवती, ठीक है, जाम्बवती। तो जाम्बवती किसमें लिखी? संस्कृत में। तो 2 रचना लिखी है इन्होंने कृष्णदेव राय ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 का बी हो गया। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? तो देखो राष्ट्रकूट की बात की जाए तो एक प्रश्न पूछ लेता है कि महाराष्ट्र के अंदर जो एलिफेंटा गुफाएं, कौन सी? एलिफेंटा, ये किसने बनवाई? तो ये किसने बनाई थी? ये बनाई थी राष्ट्रकूटों ने। किसने बनाई? राष्ट्रकूटों ने, याद रखना। तो इसकी पूछा निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य नींव रखी? तो इसका आंसर तो फिलहाल में ये हो जाएगा दंती दुर्ग। क्या हो जाएगा? दंती दुर्ग, ठीक है, इसका आंसर यही है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, देखो इसमें भी आपसे मिलान करवा रहा है। तो ये भी प्रश्न काफ़ी सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। प्रश्न को अगर हम ध्यान से देखें तो देखो उसमें मिलान करना है, काफ़ी सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। तो देखो इसमें कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो देखो बिंदुसार में बताया था, बिंदुसार का अमित्रघात हो जाएगा। और चाणक्य का विष्णुगुप्त, चौड़क और चाणक्य और कौटिल्य, इसके 3 नाम है। तो देखो ये विष्णुगुप्त हो गया। तो देखो इसी से निकाल लेंगे बी का तीसरा। तो बी का तीसरा देखो इन तीनों के अंदर है, तो मतलब ये तो आंसर होगा नहीं, कुल मिला के ये तो होगा नहीं। अगर देखें डी का चौथा, तो डी का चौथा देखो इन दोनों में, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ए। तो आंसर तो इसमें से बी या सी है। अब बचा चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। तो अशोक को प्रियदर्शी बोलते हैं, ये लिखा है प्रियदर्शी है, इसे बोलते हैं प्रियदर्शी। तो ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य को बोलते हैं सेंड्रोकोटस। तो इसको ऐसे, तो ए का हो जाएगा दूसरा। तो ए का दूसरा मतलब सी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका आएगा सी। क्या आएगा? सी। तो इसको याद रखना, आंसर हो जाएगा सी। तो चंद्रगुप्त मौर्य का हमने लगाया क्या? सेंड्रोकोटस। और बिंदुसार का अमित्रघात। और अशोक का लगाया हमने, अशोक का प्रियदर्शी बोलते हैं इसे। और चाणक्य का विष्णुगुप्त। और चाणक्य के 2 नाम हैं, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। और कौन सी पुस्तक लिखी इन्होंने? अर्थशास्त्र। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, तो 10 में दिया देखो सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पेपर में आता रहता है ये, इसीलिए इसमें प्रैक्टिस सेट में भी रखा हुआ मिला है। तो सत्यमेव जयते की बात कर रहा है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया? मुंडकोपनिषद, जो सभी लोगों को याद होगा ज़्यादातर। अगर आपसे ये पूछे भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में आ सकता है। राष्ट्रीय प्रतीक, तो राष्ट्रीय प्रतीक है वो कब लिया गया संविधान में? तो 26 जनवरी
1950 को, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। देखो कितना सिंपल है, ये बच्चों वाला प्रश्न है, बिल्कुल सेम। इसको तो ये मान लो ज़्यादातर 99% लोग सही कर देंगे। काठमांडू, काठमांडू राजधानी क्या है? नेपाल हो जाएगी सीधे। नीदरलैंड की है, नीदरलैंड की एम्स्टर्डम, क्या है? एम्स्टर्डम, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। दक्षिण कोरिया की क्या है? तो देखो उत्तर कोरिया की पूछे तो प्योंगयांग हो जाएगी, और अगर दक्षिण कोरिया की पूछे तो सियोल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? सियोल। और ये भी पिछली वीडियो में मतलब कई बार बता चुका हूँ। और इटली की बात की जाए तो इटली की हो जाएगी रोम। क्या हो जाएगी? रोम। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो खैर नहीं है, ज़्यादा जनरल सभी लोगों को पता ही होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र, बहुत ही शुष्क है, सर्वाधिक शुष्क कौन सा होगा? तो सोचो क्या हो सकता है। तो इसमें देखो पहला तो आंसर होगा नहीं इसका, ठीक है, अटाकामा मरुस्थल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अटाकामा मरुस्थल। और ये अटाकामा मरुस्थल कहाँ पड़ता है? ये भी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, दक्षिण अमेरिका। कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका, इसको याद रखना। गोबी की बात की है, गोबी कहाँ पड़ेगा? तो गोबी तुम्हारा पड़ेगा चीन और मंगोलिया, चीन और मंगोलिया के बीच, ठीक है। थार की बात की जाए अपने भारत में ही पड़ता है, भारत में और पाकिस्तान में थार, ठीक है। और अरब की बात किया जाए पश्चिम एशिया के अंदर पड़ेगा, ये कई देशों के अंदर पड़ता है अरब मरुस्थल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 13 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कौन सा राज्य उत्पादन करता है, ये पूछना चाह रहा है। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। और उड़ीसा में लौह इस्पात भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अब देखो झारखंड आ गया, यहाँ से एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको कि देखो ये पूछता है, कोयला से क्वेश्चन आ जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना कोयला। अगर कोयला में ये पूछे कि भंडार के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य है, तो आंसर ये हो जाएगा तुम्हारा झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। अगर ये पूछे तुमसे कि ये बताओ उत्पादन में, उत्पादन में अगर कोयला पूछे तो आंसर क्या आएगा? छत्तीसगढ़। क्या आएगा? छत्तीसगढ़। तो इसको भी याद रखना है। तो कोयला से क्या रखना है कि अगर भंडार के क्षेत्र में पूछे तो झारखंड आंसर हो जाएगा, उत्पादन के क्षेत्र में पूछे कोयला का तो छत्तीसगढ़ राज्य हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर प्रश्न नंबर 13 तो हो चुके हमारे, प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं फिर। तो प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 14 दिया है, किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? ये भी सभी लोगों को पता होगा, सब सही कर देंगे इस आंसर, इसको प्रश्न को, ठीक है। क्योंकि मानस टाइगर, मानस बहुत रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी बार रिपीट हुआ, तो असम में। तो असम के अंदर देखो 2-3 और याद रखने, एक नामेरी याद रखना है तुम्हें, नामेरी, एक रखना है औरंग, और एक रखना है तुम्हें काजीरंगा। कौन सा? काजीरंगा। तो 3 बता दिए मैंने। एक तो मैंने बताया नामेरी, ठीक है, एक बताया मैंने काजीरंगा, और एक औरंग। इसके अलावा एक नया बनाया दिव्यंगई पटकुई। कौन सा बनाया? दिव्यंगई पटकुई। इसको भी अगर एक नया बनाया दिव्यंगई पटकुई, ठीक है। अब देखो इसके अलावा अगर हम देखें तो तेलंगाना दिखाई दे रहा है हमें, तो तेलंगाना से भी पूछ लेता है। तेलंगाना के अंदर 2 हैं, इनको याद रखना। एक तो पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, पाखाल। तो पाखाल से नाम याद रखना है, पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तेलंगाना। और एक याद रखना कवल से, किससे? कवल जिला है, ठीक है, कवल। तो पाखाल और कवल कहाँ पर है? तेलंगाना। मध्य प्रदेश की बात किया तो बहुत सारे हैं, जैसे आपका पेंच हो गया, पेंच, ठीक है, बांधवगढ़, और धुबरी, और तुम्हारा ये सतपुड़ा, ठीक है, और काना। तो ये काफ़ी मध्य प्रदेश में, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ इनको। केरल की अगर याद करें तो देखो केरल में 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, मतलब 2 यहाँ से अभ्यारण्य पूछ सकता है। तो एक तो तुम्हें याद रखना पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पेरियार, पेरियार या है, ठीक है जी, पेरियार। पेरियार कहाँ पर है? केरल में। इसके अलावा एक मोस्ट इंपोर्टेंट है पाराम्बेकुलम, पाराम्बेकुलम, ये मी बाप आएगा, पाराम्बेकुलम। तो केरल से कौन कौन सा याद रखना है? एक तो पेरियार, और एक रखना है पाराम्बेकुलम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस बीच एक प्रभावी सीमा है? तो LAC का तुमने नाम सुना होगा। LAC तो ये अपने लद्दाख में वाले हिस्सा, जो लद्दाख वाला हिस्सा है उसको घेर रखा है इसमें चीन ने। कितना रखा है? चीन ने। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चीन और भारत के बीच में ये पूछ लेता कौन सी रेखा है इन दोनों के बीच में, तो ये है मैक-मोहन रेखा। कौन सी है? मैक-मोहन रेखा। अब ये तो सबको पता है, अब पेपर में आ गया ना कि मैक-मोहन रेखा कब खींची गई, तो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। 1914, इसको याद रखना, ठीक है। एक भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड, वो 1896 में खींची गई, ठीक है। और एक भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो उसका नाम है रेड क्लिक। क्या है? रेड क्लिक। तो 15 अगस्त 1947 को खींची गई, ठीक है, इसको याद रखना। तीनों की डेट बता दी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था?
तो देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़्यादातर लोग सही नहीं कर पाएंगे, जिसने थोड़ा डिटेल में पढ़ा होगा वही कर सकता है इसको। तो आंसर तो इसका ये हो जाएगा, हथकरघा क्षेत्र के विकास से, ठीक है। और इसमें कुछ है नहीं है कोई एक्सप्लेन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, केंद्रीय बजट 2022 और 23 के प्राथमिक घाटा अनुमानित किया है। तो देखो ये भी करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो इसको भी ज़्यादातर लोग नहीं सही कर पाएंगे। इसका आंसर तो ये हो जाएगा, इसमें भी कोई एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन है नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखो, तो ये तो ज़्यादातर सब कर देंगे, इसे सिंपल प्रश्न है कि आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। तो देखो कभी भी अगर हम देखते हैं तो पैन कार्ड पर कभी भी हमारा एड्रेस नहीं लिख के आता, इसीलिए एड्रेस प्रूफ ही आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि एड्रेस प्रूफ के यूज नहीं होता है ये, क्योंकि एड्रेस प्रूफ होता ही नहीं है उस पर। ज़्यादातर हमारा एक हमारी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है उस पर और हमारा फोटो लगा होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका ये। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ। देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बोलते हैं एनडीसी। क्या बोलेंगे इसे? एनडीसी। तो इसको याद रखना है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई, और ये जो योजना आयोग थी पहले उसी का कार्य करती थी। ये मान लो ये देखती थी कि कौन सी योजना इम्प्लीमेंट हुई है नहीं हुई है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका अध्यक्ष पूछता है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष पीएम ही होता था पहले। कौन होता था? पीएम, प्रधानमंत्री, ठीक है। अगर हम इसकी बात की जाए कि इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद के अलावा एक योजना आयोग है, तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को। कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। इसको भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है। अब देखो योजना आयोग आ गया, तो यहाँ से थोड़ा सा और समझ लो कि योजना आयोग से क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। तो योजना आयोग से देख, तो ये याद होगी तुम्हें, 15 मार्च 1950 को स्थापना हुई, ठीक है। इसके अलावा ये पूछ सकता है कि उस समय अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष हमेशा इसका पीएम होता है, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू थे। अगर ये पूछेगा उपाध्यक्ष बताओ, ये ज़्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे, इसे ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। तो इसको याद रखना कि योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष होगा गुलजारी लाल नंदा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था। तो सिंपल प्रश्न है, देखो पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल पूछ रहा है, तो पहली पंचवर्षीय योजना मॉडल क्या था, तो पहला ही आंसर हो जाएगा हेराल्ड डोमर। महालनोबिस की बात की जाए तो ये दूसरा सेकंड वाली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें महालनोबिस मॉडल, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं है। अगर देखो हाँ, दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक पिछला है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। देखो ये भी सिंपल सा प्रश्न है, अगर ये भी नहीं आया तुम पे तो देख लो तुम पेट के लायक हो ही नहीं फिर। तो इसमें दिया निम्नलिखित लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष, तो आंसर क्या हो जाएगा? मीरा कुमार, ठीक है। सरोजिनी नायडू पूछ लेता है ये कौन थी, तो पहली राज्यपाल। कौन थी? राज्यपाल। अगर ये पूछेगा पहली सीएम बताओ, मुख्यमंत्री, तो आंसर क्या हो जाएगा? सुचेता कृपलानी। क्या हो जाएगा? सुचेता कृपलानी। अगर ये पूछे पहले राष्ट्रपति बताओ, तो पहले राष्ट्रपति महिला, मतलब ये सब महिलाओं की बात हो रही है, ठीक है। तो पहली अगर राष्ट्रपति महिला पूछे तो क्या हो जाएगा? प्रतिभा पाटिल। क्या हो जाएगा? प्रतिभा पाटिल। और पहली अगर महिला ये पूछे प्रधानमंत्री, तो इंदिरा गांधी, ठीक है। तो 5 प्रश्न बता दिए मैंने। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। तो भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाएगा भाई? तो संविधान जनक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन्हीं ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद से देखो एक क्वेश्चन बन सकता है कि देश रत्न, क्या देश रत्न किसे कहते हैं। तो देखो ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा, देश रत्न किसे कहते हैं? राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है। तो देखो राष्ट्रपति अगर अपना इस्तीफा की बात की जाए तो इस्तीफा तो ये उपराष्ट्रपति को देगा, लेकिन अगर ये पूछ ले कि शपथ किसको देता है, तो शपथ देगा मुख्य न्यायाधीश को, इसको देता है, ध्यान रखना। अगर मतलब अगर राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पूछेगा शपथ कौन दिलाएगा, तो वो राष्ट्रपति। मतलब आदान प्रदान, ध्यान रखना, ये इनको शपथ दिलाते हैं, ये इनको दिलाते हैं। अब देखो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश आ गया, तो यहाँ से करंट का क्वेश्चन इसे सुन लो कि अभी हाल ही में 49वें नंबर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो बनाए हैं उनका नाम क्या है, तो यू ललित। कौन बनाया है? यू ललित। अब ये 75 दिन के लिए बनाया अभी फिलहाल में, ये 50वें भी अनाउंसमेंट हो चुके हैं। 50वें कौन होंगे, तो 50वें होंगे डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन होंगे? डी.वाई. चंद्रचूड़। तो इसको भी आप याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 तो हो गए, 23 के बाद देखते हैं 24। तो प्रश्न नंबर 24 देखो, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे।
तो देखो ये ज़्यादातर लोगों को सभी को पता है कि लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो सिंपल प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष हो जाएंगे अनंत सेनम। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता होगा, ज़्यादातर लोग पता है इसको क्या बताएंगे, अगर लोकसभा पहले ये लिखे उपाध्यक्ष, ज़्यादातर क्या इसको क्या समझेंगे कि ये लिख रहा है लोकसभा का अध्यक्ष, और डायरेक्ट आंसर लगा देंगे जीवी मावलंकर, क्योंकि ये सबको रटा होता है। तो इसलिए पेपर में जल्दीबाजी नहीं मचानी है, आपको थोड़ा सा धैर्य बना के पेपर करें, क्योंकि देखो ये उपाध्यक्ष लिख रहा है और तुम जल्दीबाजी में समझोगे अध्यक्ष लिख रहा है और आंसर क्या लगा दोगे, जीवी मावलंकर। इसी तरीके से पेपर सेट होता है। ध्यान रखना कि पहले प्रश्न पे ऐसा रखेगा ऑप्शन के जिसमें तुम कन्फ्यूजन हो जाओ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत सेनम। ठीक है, ये है उपाध्यक्ष पूछा है, अगर ये पूछता कि अध्यक्ष कौन होगा तब आंसर होता जीवी मावलंकर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा उल्लेख है? तो देखो कैग की पूछ रहा है कि कौन कौन है इसमें। तो देखो नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये होगा 148। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, कि ये कौन से में में अगर ये पूछे 280 अनुच्छेद में क्या है, तो इसमें वित्त आयोग क्या है, वित्त आयोग। अगर ये पूछे कौन सा वित्त आयोग चल रहा है इस समय, तो 15 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो उसका हो जाएगा NK सिंह को, हो जाएगा NK सिंह। अगर पहला पूछे तो KC नियोगी। ठीक है, इसके अलावा देखो इसमें दिया 352, जो 352 और 356 और 360, ये सभी को पता होगा कि तीनों ये आपातकाल हैं, राष्ट्रपति को पावर दी गई इनकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का होता है ये ए। अब ये पूछे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, तो J.J. थॉमसन। ठीक है, J.J. थॉमसन बोलते हैं। ठीक है, J.J. थॉमसन, तो इसे याद रखना। आगे बढ़ते हैं, वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो देखो वायु दाब के यंत्र को मापने को क्या कहते हैं इसे, तो ये भी ज़्यादातर लोगों को पता होगा, इसको बोलते हैं बैरोमीटर। रिपीटेड आज तक के एक रिकॉर्ड है कि किसी भी ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया जहाँ पर ये प्रश्न नहीं आया हो वायु दाब का। तो आंसर क्या आएगा, बैरोमीटर। एनीमोमीटर की बात किया तो इसमें क्या करते हैं, तो इसमें वायु या फिर हवा का दाब मापा जाता है। ठीक है, वायु या हवा का वेग मापते हैं। क्या मापते हैं, वेग। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर हाइग्रोमीटर की बात किया तो इससे आपेक्षिक आर्द्रता, क्या मापते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता। थर्मामीटर से क्या नापते हैं, तो थर्मामीटर होता है तापमान के लिए, किसके लिए, तापमान के लिए। तो एक बार फिर से सुन लो चारों को। बैरोमीटर तो आंसर हो जाएगा इसका वायु दाब मापने के लिए। एनीमोमीटर पूछे तो इससे वायु या फिर वायु, या तुमसे ये पूछेगा वायु या हवा का वेग मापने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो एनीमोमीटर। और हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता, और थर्मामीटर से पूछे तो थर्मोमीटर, तो तापमान। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो देखो सिरके का रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो ये सिंपल प्रश्न है, पिछले मतलब प्रैक्टिस सेट में भी आ चुका है। तो सिरके ये एसिटिक अम्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। और इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर। तो देखो ये आपको आया, ये मिलान वाला प्रश्न है ये। तो इसको अगर ध्यान से देखें तो देखो ये भी रिपीटेड ज़्यादातर होते रहते हैं प्रश्न, कि प्रकंद क्या होता है। तो प्रकंद देखो होती है अदरक और हल्दी। क्या होता है, अदरक और हल्दी। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है वैसे ये, कि प्रकंद क्या होता है, अदरक और हल्दी। तो पहले का क्या हो जाएगा, डी। तो पहले का डी देखें, वो पहले का हो जाएगा मतलब बी। तो पहले का बी देखो केवल ए में। ठीक है, और फिर दूसरे क्या हो जाएगा, तो दूसरे का ए हो जाएगा। बल्ब क्या होता है, प्याज। और कंद क्या बोलते हैं, आलू। और देखो आलू में जो पूछ लेता है ब्लैक हट रोग काई कमी कारण होता है आलू के अंदर, तो वो हो जाएगा CO2। किसके कारण, CO2 के कारण। इसी तरीके से आपसे पूछता है मटर के अंदर, कि मटर के अंदर मार्स रोग काय की कमी के कारण होता है, मार्स रोग। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीज। क्या हो जाएगा, मैग्नीज। तो इन दोनों क्वेश्चनों को याद रखना। एक ब्लैक हट रोग किसी कमी के कारण होता है, CO2 के, और मटर में मार्स रोग काय की कमी के कारण होता है, तो मैग्नीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30। DPT टीका निम्नलिखित में किस प्रकार का होता है? तो देखो वैसे प्रश्न ये पूछता है DPT टीका किस में यूज किया जाता है। पेपरों में ज़्यादातर प्रश्न ये पूछता है DPT टीका किस में यूज किया जाता है। तो ये किया जाता है डिप्टीरिया और काली खांसी और टेटनस, इनमें यूज किया जाता है क्या, DPT का टीका लगाया जाता है बच्चों को। लेकिन इसमें पूछा है निम्नलिखित में किस प्रकार का होता है, तो ये होता है संयुक्त टीका, क्योंकि इन तीनों में काम आ रहा है तो कैसा हो जाएगा, संयुक्त टीका। आगे बढ़ते हैं। ये मतलब 30 प्रश्न तो हो चुके हैं हमारे। अब 30 के बाद अब हम आते हैं सीधे अपनी, उसमें 5 नंबर की हिंदी होगी इसके अंदर। तो आगे बढ़ते हैं, फिर हिंदी देखते हैं इसमें 5 नंबर की जो हमारी हिंदी आई होगी। तो हिंदी देखो ये दी है,
तो मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। तो देखो ये भी एक रिपीटेड प्रश्न है, कई एग्जाम में इसने जी डायरेक्ट एग्जाम्पल को पूछा गया सीधे। तो संधियों में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं कि आपको डायरेक्ट यों की त्यों ही मिल जाएंगे। तो मनोरथ का पूछ रहा है, तो मनो का होता है मन प्लस रथ, तो आंसर क्या हो जाएगा जे, जिसमें विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, आगे इसमें देखें, जिसमें दिया है प्रश्न नंबर 37, नाक रगड़ना। तो नाक रगड़ना का मतलब क्या हो जाएगा? नाक रगड़ना का मतलब ये हो गया कि कोई व्यक्ति किसी के सामने बहुत गिड़गिड़ा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 38, जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए शब्द क्या होगा? तो सिंपल है, ये तो सभी को पता होगा ज़्यादातर कि जिसके चंद्र हो, तो आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर। उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसको हो जाएगा अपकर्ष। क्या हो जाएगा? अपकर्ष। क्वेश्चन नंबर 40 का तुम्हें पूछा है पर्यायवाची बताओ। तो देखो ये भी सिंपल है कि आग का पर्यायवाची क्या होता है? सैंधव तो उसका होता है हाथी का। ठीक है, शक्र मधवा ये कुछ और अलग होता है, पुंडरिक ये नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका वैश्वानर। क्या हो जाएगा? वैश्वानर। बी होता है आग का। आग का मतलब अग्नि, वैश्वानर। ठीक है, और यातुदान कुछ इस तरीके से एक और होता है। तो ठीक है, एक तो ये हो गया, तो मतलब 40 का बी हो गया। ये हमारे 35 प्रश्न हो चुके हैं। अब हम देखते हैं करंट के प्रश्न, जो 10 प्रश्न हमारे करंट के आने हैं पेपर के अंदर। तो देखो यहाँ से करंट के प्रश्न स्टार्ट होते हैं प्रश्न नंबर 51 से। तो भारत के किस राज्य में इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT स्थापित किया गया है? तो अगर आपको ये पता है तो आप आंसर लगा सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। तो अगर छोड़ना ही है तो फिर आप एक बार देख ही लीजिए इसको अच्छे से कि भारत के किस राज्य में इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्थापित स्टैचू ऑफ इक्विटी को राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैचू ऑफ इक्विटी किस संत की प्रतिमा का नाम है? देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हैदराबाद में और बनाई जा रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संत श्री रामानुजन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 100% आ सकता है पेपर में, इसको याद रखना, स्टैचू ऑफ इक्विटी रामानुजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 52 तो हो चुके, प्रश्न नंबर 53। तो देखो प्रश्न नंबर 53 में दिया है, जून 2022 में हरियाणा में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में कौन से राज्य पदक तालिका में पहले पर है? तो देखो ये भी आ सकता है, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है खेल कि खेलो इंडिया गेम यूथ गेम। तो देखो ये जीता भी हरियाणा है, और हरियाणा में ही हुआ है। हरियाणा में कहाँ हुआ है? पंचकुला में। कहाँ हुआ है? पंचकुला में। ठीक है, इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 54। मार्च 2022 में जारी भारत टीवी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में देश में टीवी के मामलों में कितने % की वृद्धि हुई है? तो देखो ये तो थोड़ा टफ क्वेश्चन है क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे सही कर नहीं पाएंगे। तो इसका आंसर 54 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब 19%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 55। फरवरी 2022 में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है UGC का, क्योंकि नई नियुक्ति हुई है इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो कौन हो सकता है? इसका आंसर है प्रोफेसर जगदीश कुमार। इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है ये पेपर की दृष्टि से, ध्यान रखना क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है। फरवरी 2022 में लॉन्च की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना स्माइल योजना के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए कितनी राशि का आवंटन किया? तो ये देखो ये थोड़ा टफ प्रश्न है क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे गलत कर लेंगे। तो प्रश्न नंबर 56 का आंसर तो हो जाएगा 365 करोड़। ठीक है, प्रश्न नंबर 57। तो देखो ये प्रश्न नंबर 30, 40, तो प्रश्न नंबर देखते हैं हम ना, 56 तो हो गए, 57। तो प्रश्न नंबर 57, मई जून 2022 में आयोजित 94वीं स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 में जीत हासिल करने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा क्या नाम है? तो इसका क्या नाम है ये पूछना चाह रहा है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा 57 का ए, हरिनी लोगन। ठीक है, इसको भी देख लेना। प्रश्न नंबर 58, मार्च 2022 में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया? देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो वैसे भी एग्जाम है, और उत्तर प्रदेश ने एक इस ये वाले पुरस्कार में जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है इसमें फर्स्ट नंबर आया है। कौन आया? फर्स्ट, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर आया पहला, और दूसरा नंबर पूछेगा दूसरे में कौन आया? तो दूसरे में आया राजस्थान। कौन सा आया है? राजस्थान। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार में अपना यूपी पहले नंबर पर। आगे देखो प्रश्न नंबर 59, मार्च 2022 में भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 19वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई?
तो देखो ये भी ठीक ठाक सा प्रश्न है अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का बी, ये आगरा। ठीक है, कि भारत और अमेरिका के सहयोग की 19वीं बैठक हुई है, कहाँ पर हुई है? आगरा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आगरा में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 60। जुलाई 2021 में भारत में स्थित किस हड़प्पाकालीन स्थलों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है? तो देखो ये भी प्रश्न अच्छा है, करंट से जुड़ा हुआ स्टैटिक्स क्वेश्चन है। तो धौलावीरा में, कहाँ पर? धौलावीरा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 61। अब देखो ये करंट खत्म होती है, यहाँ से तुम्हारी स्ट्रेटजी के फिर आ रही है 10 नंबर की जो आनी है। तो देखो 10 नंबर की स्टैटिक्स आ रही है, वो नॉर्वे की राजधानी पूछा, बहुत सिंपल है जी, तो ओस्लो हो जाएगी। ठीक है, रोम की अभी बताई थी पिछली बार उसमें 37 में, तो इटली इसकी हो जाएगी इटली। इटली की राजधानी क्या होती है? रोम होती है। ब्यूनस आयर्स ये खुद राजधानी है, ये किसकी है? तो ये अर्जेंटीना की। किसकी? अर्जेंटीना। ठीक है, इसको याद रखना कि ये अर्जेंटीना की है कुल मिला के। ये ओटावा किसकी है? तो ये कनाडा की है। किसकी है? कनाडा, इसको भी याद रखना। तो चारों को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, ब्यूनस आयर्स है अर्जेंटीना की, और रोम किसकी है? रोम इटली की है। और अगर इसकी बात है ओटावा, तो ये कनाडा की। आगे देखें प्रश्न नंबर 62। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो अब देखो ये वाद्य यंत्र से एक प्रश्न 100% हो रहा है ना पेपर में, ध्यान रखना। तो देखो पन्नालाल घोष की बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर तो होगा बांसुरी। अब बांसुरी से देखो एक व्यक्ति तो हमें ये याद रखना है, पन्नालाल घोष। इसके अलावा एक व्यक्ति का नाम और रखना है, उसका नाम है हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना। तो हरिप्रसाद चौरसिया और एक पन्नालाल, दोनों बांसुरी से। सितार की बात किया तो सितार से दो व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं, एक तो पंडित रविशंकर, और एक व्यक्ति का नाम और याद रखना, उसका नाम है विलायत खान। क्या रखना है? विलायत खान। ठीक है, इसके अलावा अगर हम वायलिन की बात की जाए तो वायलिन का एक याद रखना है, डॉक्टर एन राजन। कौन? एन राजन। और संतूर की बात की जाए तो संतूर से दो नाम लिखने हैं तुम्हें, एक तो भजन सोपारी। ठीक है, भजन सोपारी एक तो याद रखना है, और इसके अलावा एक याद रखना है शिव कुमार शर्मा। क्या रखना है? शिव कुमार शर्मा। तो देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार, इसमें समझ में नहीं आ रही हुई राइटिंग, लेकिन एक बार मैं बोल रहा हूँ, इसको ध्यान सुनना। पन्नालाल घोष और एक हरिप्रसाद चौरसिया दोनों बांसुरी से संबंधित हैं। अगर सितार से पूछे कि सितार से कौन संबंधित है, तो सितार से पंडित रविशंकर वर्मा। ठीक है, और एक है विलायत खान। ठीक है, दो याद रखने हैं किसके? सितार के। संतूर की बात की जाए तो संतूर में मैंने बताया एक भजन सोपारी। किसका? भजन सोपारी। और एक बताया मैंने शिव कुमार शर्मा। ठीक है, इसके अलावा वायलिन की बात करें तो वायलिन का जी है डॉक्टर एन राजन। क्या है? डॉक्टर एन राजन। प्रश्न नंबर 63। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो संग्रहालय पूछ रहा है, ज़्यादातर संग्रहालय दिल्ली में ही होते हैं। कहाँ होते हैं? दिल्ली में। तो आंसर क्या जाएगा? नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ है नहीं बताने के लिए। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन 12 मेहर ने किया? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखो कुमार संभव युद्ध तो सबको पता होगा, कालिदास की मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये तो किसकी हो गई? कालिदास की। अगर इसकी बात किया 12 मेहर ने कौन सी पुस्तक का, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्म संहिता। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट और कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, या स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो 64 प्रश्न हो चुके हैं हमारे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 65। तो देखो 65 में भी क्या पूछा है? इसमें राजधानी पूछी है। तो एक राजधानी तो वैसे भी आनी है पेपर में, तो आपको राजधानी याद होनी चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछी है, तो ऑस्ट्रेलिया राजधानी क्या हो जाएगी? कैनबरा। ऑस्ट्रेलियाई सब महाद्वीप में सबसे छोटा महाद्वीप भी है, ध्यान रखना। विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और ये देश भी है। तो इनकी आंसर क्या हो जाएगा? कैनबरा। और इसमें कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 66। तमिलनाडु की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो देखो ये प्रश्न बेशक इसमें आ गया पेट सेट में, लेकिन ये पेपर में मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये तमिलनाडु से थोड़ी पूछेगा। पेपर तमिलनाडु का थोड़ा ही हो रहा है, तो तमिलनाडु से पूछेगा। या सेंट्रल का होता अगर ये पेपर तो पूछ भी लेता तमिलनाडु का। ठीक है, तो इस केस में तो नहीं पूछेगा। अगर या फिर अभी चुनाव होते हाल ही में किसी भी मतलब है स्टेट में, तो पूछ लेता। तो इसका वैसे आंसर तो 18 है। क्या 18 है? लेकिन तुम्हें दो याद रखने हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक याद रखना है अपना यूपी का, एक का याद रखना है यूपी का, और एक याद रखना है किसका? एक दिल्ली का। तो देखो यूपी के याद रखने हैं और दिल्ली के। और क्या याद रखने हैं? एक राज्यसभा की सीट है, एक लोकसभा की। क्या याद रखनी है? एक राज्यसभा की, एक लोकसभा की। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट पूछे तो कितनी हो जाएंगी? 31। कितनी हो जाएंगी? 31। अगर लोकसभा की पूछे तो आंसर कितना हो जाएगा? 80। इसी तरह दिल्ली के पूछेगा दिल्ली में राज्यसभा की सीट कितनी है, तो 3 हो जाएगी। अगर ये पूछेगा लोकसभा की सीट कितनी है, तो आंसर आ जाएगा 7। कितनी हो जाएंगी? 7। एक बार फिर से सुन लो, मैंने बताया यूपी के अंदर किसकी बताई मैंने?
उत्तर प्रदेश के अंदर अगर ये पूछे कि राज्यसभा की सीटें कितनी हैं तो आंसर आ जाएगा 31। लोकसभा की सीटें पूछे तो आंसर हो जाएगा 80। कितना आ जाएगा 80। ऐसे दिल्ली के अंदर पूछे, किसके अंदर, दिल्ली के, तो दिल्ली के अंदर राज्यसभा की सीटें 3 और लोकसभा कितनी है 7। अगर विधानसभा की पूछे दिल्ली के अंदर तो 70 हो जाएंगी और यूपी के अंदर विधानसभा की पूछ रहे तो 403 हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर ये हो गए तुम्हारे 65 हो गए। प्रश्न नंबर 66 भी हो गया। इसका आंसर सी है। ठीक है, 18। प्रश्न नंबर 67, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस बनाने की घोषणा की है। तो देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो वीर बाल दिवस से पूछा है क्योंकि ये इसलिए अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि लेटेस्ट बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 26 दिसंबर, इसको याद रखना है। इसके अलावा देखो कुछ नए और मतलब आए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। एक तो 16 जनवरी को, ये 2022 थे ही, 16 जनवरी को एक है स्टार्टअप दिवस। कौन सा दिवस, स्टार्टअप दिवस, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अलावा एक 23 जनवरी का याद रखना, किसका, 23 जनवरी। तो 23 जनवरी को बनाया था पराक्रम दिवस। कौन सा, पराक्रम दिवस, तो इसको याद रखना है। एक याद रख सकते हैं 25 दिसंबर सुशासन दिवस। कौन सा, सुशासन दिवस। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। तो एक और फिर एक और रह गया, एक 7 अगस्त को याद रखना है तुम्हें, भाला फेंक दिवस। ठीक है, तो देखो फिर से सुन लो, मैंने एक कहा सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि वीर बाल दिवस का बनाया था 26 दिसंबर। अगर आपसे पूछे स्टार्टअप दिवस का बनाया था तो 16 जनवरी। अगर आपसे पूछे 23 जनवरी को क्या बनाया था तो पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। ठीक है, मतलब सुभाष चंद्र बोस की उस पर बनाया था। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर तुमसे पूछे कि सुशासन दिवस का बनाया था 25 दिसंबर। अगर आपसे पूछे भाला फेंक दिवस तो आंसर हो जाएगा 7 अगस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 68, पुस्तक 400 डेज लेखक कौन है। तो इसमें पूछ रहा है प्रश्न नंबर 68। तो देखो इसका आंसर तो हो जाएगा तुम्हारा चेतन भगत। इसकी एक दो पुस्तक और भी हैं। एक पुस्तक इसकी वो है हाफ गर्लफ्रेंड, पूछ लेता है कौन सी, हाफ गर्लफ्रेंड किसकी है, तो चेतन भगत की। इसके अलावा इसकी एक दो और हैं, वो थोड़ा ध्यान नहीं आ रही हैं, तो अभी इसमें छोड़ो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 69 मतलब 69, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता। तो पुरुष का पूछ रहा है। इसमें देखो ये 4 होते हैं गेम, कितने होते हैं, 4 होती हैं। तो 4 में से ऑस्ट्रेलियन हो चुका है, तो ऑस्ट्रेलियन में पूछ रहा है एकल पुरुष, ये महिलाएं जीतती हैं, और एक होता है पुरुषों का, एक महिलाओं का। तो इसमें पुरुषों का पूछा है, तो इस समय तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राफेल नडाल। क्या हो जाएगा, राफेल नडाल। इसका आंसर तो हो जाएगा राफेल नडाल। अगर ये पूछे कि महिला में किसने जीता, किसने, मतलब अगर ये पूछे कि फीमेल में बताओ किसने जीता, तो फीमेल के अंदर महिला में हो जाएगा एशले बार्टी। क्या हो जाएगा, एशले बार्टी। इसको भी याद रखना कि महिला में पूछे एशले बार्टी, पुरुष में राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन का। आगे आने वाली वीडियो में तीनों को डिस्कशन करूंगा, जो फ्रेंच है, एक विंबलडन है और एक है यूएसए। ये इससे क्वेश्चन एक आ सकता है पेपर में, इसीलिए ध्यान रखना। तो अभी फिलहाल में तुम इन दोनों को याद रखो। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पूछे राफेल नडाल, अगर महिला का पूछे तो एशले बार्टी। प्रश्न नंबर 70, ये लास्ट प्रश्न है हमारा इस वीडियो का। ठीक है, ये 55 नंबर का प्रश्न है ये। वैसे तो 70वां दिया है लेकिन हम 55वां प्रश्न कर रहे हैं। जून 2022 में विश्व कार्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो जून, तो देखो इसका आंसर क्या होगा, सोचो। इसको लास्ट प्रश्न रह गया, वीडियो पॉज करके क्या हो सकता है। या तो आप एक और तुक्का लगा के देखो क्या सही जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो तुक्का वहाँ मत लगाना आप एग्जाम में कोई भी। ठीक है, जो आ रहा हो वही करना। अगर तुक्का लगाओगे तो नेगेटिव मार्किंग है और नीचे कम हो जाएंगे नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, जेनेवा। जेनेवा में मुख्यालय भी हैं, WTO का मुख्यालय, WHO का मुख्यालय। ठीक है, WHO, इन दोनों मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में। न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय, तो न्यूयॉर्क में मुख्यालय यूनिसेफ का। किसका होता है, यूनिसेफ का। और रोम के अंदर एक मुख्यालय है, वो है तुम्हारे खाद्य से रिलेटेड है। किससे है, खाद्य से। खाद्य से, विश्व का खाद्य डिपार्टमेंट है वो रोम में। ठीक है, तो ये तुम्हारे प्रश्न 70 यहाँ समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो में मज़ा आया हो और वीडियो से कुछ आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना। अगर आप इस वीडियो पर नए आए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको यहाँ इस तरीके से मिलती रहेंगी, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। ठीक है, तो हम आगे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।